हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकेंड। यूजीसी नेट पेपर सेकेंड में आज जो बात करेंगे सब्जेक्ट कॉमर्स रहेगा और यूनिट आज जो बात करेंगे उसमें यूनिट लास्ट है 10। तो 10 यूनिट में क्या है, इनकम टैक्स एंड कारपोरेट टैक्स प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। पहले समझेंगे इनकम टैक्स कहाँ कहाँ इसका बेस आधार बनता है, कारपोरेट टैक्स प्लानिंग इसका बेस कहाँ से आधार बनता है। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, अलग अलग पार्ट करके बेसिक चीज को समझते हैं। जो भी आप देखते होंगे, आप टैक्स देते हैं चाहे डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में आप टैक्स पे करते हैं और उसी टैक्स को गवर्नमेंट क्या करती है, हर एक जो उसके आधार है वो कहाँ कहाँ से उसको वसूली करती है। जैसे आपका सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस प्रोफेशनल हो गया, कैपिटल गेन हो गया, प्लस आपका अदर सोर्सेस हो गया। उसके बाद ये इसका बेसिक आधार बन जाता है जिसको बोलते हैं हेड ऑफ इनकम। दूसरे साइड हम जो पढ़ेंगे कारपोरेट टैक्स प्लानिंग में क्या क्या होता है। कारपोरेट टैक्स प्लानिंग ये पढ़ना है कौन सा डोमेस्टिक रूप में होगा, कौन इंटरनेशनल रूप में होगा, अर्थात कौन डबल टैक्स एक्ट होगा, है ना। उसके बाद कारपोरेट क्या होता है, कारपोरेशन क्या होता है, और उसके दो एक्ट कौन कौन से उसको पढ़ेंगे। जैसे 1956 एक्ट क्या है और 2013 क्या है, अर्थात 2013 क्या है। तो इसके बारे में बेसिक चीज इधर समझेंगे और इसके बाद इधर समझिए। इधर हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले बेसिक समझते हैं किसी भी देश में टैक्स पे कौन कर सकता है। टैक्स पे करने से पहले वो भारत के या किसी देश का निवासी होना जरूरी है। तो पहले क्या टॉपिक पढ़ेंगे, रेजिडेंट। तो जब भारत को निवासी होगा तभी वो टैक्स पे कर सकता है। भारत का सिटीजनशिप हो, वहाँ का नागरिक हो, तभी वो टैक्स पे करेगा। अगर मान लीजिए अब ऐसा है नहीं कि वो कोई अमेरिकन है हिंदुस्तान में आ गया सिर्फ घूमने टहलने के लिए, तो टैक्स पे नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है आपकी जो वस्तु खरीदेगा वो आपके यहाँ इंक्लूड हो, वो इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा हो, लेकिन उसको पता नहीं। एक वो टैक्स पे करेगा कि जो यहाँ पूर्ण रूप से भारत में निवासी है, जो सैलरी के रूप में टैक्स दे रहा हो, हाउस प्रॉपर्टी के रूप में टैक्स दे रहा हो, बिजनेस अगर छोटा मोटा कर रहा हो उस पर टैक्स दे रहा हो, तो उसके लिए बेस होना चाहिए भारत का निवासी। तो पहला यूनिट क्या हम पढ़ेंगे, फर्स्ट, जिसको बोलते हैं रेजिडेंट। रेजिडेंट अर्थात इसको बोलते हैं निवासी। अब भारत का जब निवासी होगा तभी तो टैक्स पे करेगा, लेकिन उस निवासी को पूरा करने के लिए उससे कुछ बेसिक आधार होते हैं। 6th मंथ एक रूल है जो उसको फुलफिल करता हो, क्या करता हो। दूसरा होता 7 ईयर, कम से कम 7 वर्ष रहा हो। एक होता 10 वर्ष, 10 ईयर। अगर इन तीनों में से कोई एक रूल फॉलो करेगा तो भारत में वो टैक्स पे माना जाएगा, टैक्स पेयर में आ जाएगा। ठीक है, इसी को बनाते हैं निवासी और असाधारण निवासी। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक बहुत बेसिक चीज पता होना चाहिए। कम से कम या तो 6 मंथ रहा हो, या 7 वर्ष रहा हो, या 10 वर्ष रहा हो। इनमें से कोई एक तीनों में से अगर रूल फॉलो करेगा तो वो क्या हो जाएगा, भारत का निवासी हो जाएगा। और भारत की जब निवासी हो जाएगा तो भारत में जो अगर व्यवसाय करेगा या कुछ भी करे, व्यवसाय करे, सैलरी पैसा कमाएगा, तो तब भी वो टैक्स देगा। तो बेसिक चीज आपको ये समझना है। दूसरा, इसमें हम जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो दूसरा चैप्टर क्या पढ़ते हैं, इनकम टैक्स बेस। इनकम टैक्स बेस क्या है। अब बेस मतलब क्या, इसके आय का आधार क्या होता है, कितना पैसे कौन सा टैक्स पे करेगा। तो इसमें रखा जाता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि 2.5 लाख तक का अगर है तो 2.5 लाख तक का लाख लिख देते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए वो नील है तो टैक्स पे नहीं करेगा, सॉरी 2.5 लाख तक का क्या करता है, वो नील होता है, टैक्स नहीं देता है। 2.5 लाख से जैसे ऊपर अगर इनकम होती है उसकी, मान लीजिए 2.5 लाख से ऊपर अगर हो गया कितने तक का, 3 लाख मान लीजिए, तो कितना पे करेगा, 10%। ये रूल होता है। 3 लाख से अगर उसका मान लीजिए 3 लाख से कितना 5 लाख तक का जाता है, तब कितना टैक्स पे करेगा, 20%।
और 5 लाख से अगर वो मान लीजिए 10 लाख तक का इनकम कर रहा है, तब कितना टैक्स पे करेगा? 30%। ठीक है, ये इसके बेस आधार होते हैं। आप देखते होंगे जो आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, गांव के गरीब भी हो या चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो, तो देखिए लोग सबसे ज़्यादा फायदा उठाने के लिए बोलेंगे कि भाई हमारी इनकम 2.5 लाख से कम है, ईयरली हमारी 2.5 लाख से कम है। तो 2.5 लाख से अगर कम रहेगा तो टैक्स नहीं पे करेगा। और इसका बेनिफिट बहुत लोग उठाते हैं। गवर्नमेंट कुछ प्लान बनते हैं, जैसे अब सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, तो उसका फ़ायदा लोग उठाते हैं। एग्रीकल्चर में काफ़ी बेनिफिट्स उठाते हैं। आप अगर बच्चों के लिए स्कॉलरशिप या BPL कार्ड जो बनता है, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड बनता है, लोग इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों। इसीलिए हमारे पास जो CA होते हैं, ऑडिटर होते हैं, वो लोग उसकी जांच करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति ईमानदार होगा पूरी अपनी बैलेंस शीट दिखाएगा, अपनी इनकम दिखाएगा, बोलेगा नहीं मेरी इनकम, उसमें कई चीज़ पूछेंगे, आपकी इनकम क्या है, सैलरी कितनी है, आपका बिजनेस क्या है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी है। हाउस प्रॉपर्टी मतलब जैसे शहर में हो या कस्बे में हो, अगर आप किराए पर उठा रखे होंगे, जो नगर पालिका में आता होगा, तो उसका एक रूल होता है कि अगर आप शहर में हैं 5%, 10%, तो आपको टैक्स देना पड़ता है। उसके रूल है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई को अगर बेस मानते हैं तो 10% है, वो भी अगर 50 किलोमीटर की रेंज में NCR करके आता है तो भी टैक्स पे करते हैं। देखिए इनकम टैक्स का बेस ये बनता है दोस्त। इस चैप्टर को इतना समझते हैं। अब तीसरा चैप्टर क्या पढ़ेंगे, ये बेसिक समझ जाइए दोस्तों, ऐसे पूरा रहता है। इधर ही बताते हैं पहले, बाद में बताएंगे कारपोरेट टैक्स के बारे में। जब ये समझ जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे हम तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे, एक होता है समझने के लिए एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि। एग्रीकल्चर टैक्स या एग्रीकल्चर कृषि, मतलब यहाँ पर कर लिख देते एग्रीकल्चर का। देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर टैक्स या कर, यहाँ टैक्स लिख देते हैं। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कभी जो ट्रॉली वगैरह होती हैं, जो कृषि कार्य हेतु लिखा होता है टाली के पीछे, क्योंकि उसमें कभी भी कृषि पर टैक्स नहीं लगता। अब कृषि से जितने आपके जुड़े हुए हैं, जैसे आप मान लीजिए मुर्गी पालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, गाय पालन कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए क्या मछली पालन कर रहे हैं, तो मछली अगर पालन करेंगे इस पर टैक्स नहीं लगता। आप गाय पाल रहे हैं, मवेशी का पाल रहे हैं, इस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, और भी है कृषि के कुछ बेस आधार हैं। मछली पाल रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, आप मान लीजिए सूअर पाल रहे हैं, इस पे मतलब जितने कृषि से जुड़े चीज होंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने कृषि की जो भी वस्तुएं हैं, जैसे आप मछली है, मछली को आप बढ़िया फ्राई किया, बनाया, पैक किया, मार्केट में बेचने लाएंगे, तुरंत यहाँ पर सर्विस जुड़ जाएगा। अगर आपने पढ़ा होगा GST, आगे जो एक टॉपिक आता है ना GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें आप देखिए सब जोड़ दिया है। इसमें क्या क्या जोड़ा है दोस्तों, थोड़ा सी बेसिक बताते हैं। IGST, CGST और जैसे एक होता है IGST, एक होता है SGST, एक होता है CGST। CGST मीन्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, SGST होता है स्टेट गवर्नमेंट, IGST क्या होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट का जो मिला के बनता है। ठीक है, अब इसमें दिया है अलग अलग कैटेगरी दिया है 28%, 18%, 12%, 5%, इसको डिवाइड करके बताया गया है। खाने पीने की वस्तु तक को जोड़ दिया है, 5% या 5% इसको भी जोड़ दिया है। अब देखिए इसी बोलते हैं सर्विस टैक्स। अगर आप मछली पालन कर रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं दे रहे, क्योंकि जैसे मछली आप मार्केट में उतारेंगे, उसको फ्राई करके बेचेंगे, तुरंत टैक्स जुड़ जाएगा 5%।
गाय पाल रहे टैक्स नहीं देना है, लेकिन जैसे गाय से दूध निकाल के आप मार्केट में बेचेंगे, पनीर बनाएंगे पैक करके, तो उसको टैक्स मिल जाएगा। सुअर आप पाल रहे हैं तब तक उस पर टैक्स नहीं, जैसे उसको काट के मीट बनाएंगे बढ़िया मार्केट में सेलिंग करेंगे तो उस पर टैक्स जुड़ जाएगा। ये बेसिक चीज़ को आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब IGST, SGST, CGST ये आप बेसिक चीज समझ गए होंगे। IGST मीन्स होता है एक स्टेट से इंटर, कहते हैं एक होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, एक होता है इंटर स्टेट एक राज्य से दूसरे राज्य, अंतरराज्यीय वस्तु कर, वस्तु सेवा कर बोलते उसको, वस्तु सेवा कर। ये जो होता है SGST मीन्स होता है राज्य सेवा कर, राज्य वस्तु सेवा कर। ये होता है केंद्र वस्तु सेवा कर। G मतलब गुड्स, S मतलब सर्विस, T मतलब टैक्स। तो आपको देखिए किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है GST को, ये 2017 में लाया गया था दोस्तों। आज देखिए अगर देखा जाए एग्रीकल्चर में लोग सिर्फ फसल उगाने तक का टैक्स नहीं है, लेकिन जैसे उसको आप मार्केट में बेचेंगे आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। ये तीसरा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे बेसिक चीजें होता है। और इसमें कुछ ऐसे वस्तु हैं, 3 है, जैसे आपका कॉफी है, चाय है, टी है और रबर है। इन पे अलग अलग टैक्स है, किसी पे 35 है, किसी 45 है, किसी 25 है, अलग अलग इसको डिवाइड किया गया दोस्तों। ये डाटा देख लेना, चेंज होता रहता है। कॉफ़ी पे कितना लगेगा, चाय पे कितना लगेगा, रबड़ पे कितना लगेगा, इतना % आपका टैक्स होता है। ये आपको पूरा हो जाता है एग्रीकल्चर आपका टैक्स। तो 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर। अब अगला जो पढ़ेंगे हम, जब ये पूरा कवर हो जाता है आपको, अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे इसको मिटा देते हैं दोस्तों। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे हम हेड ऑफ इनकम। हेड ऑफ इनकम, हेड ऑफ इनकम मतलब क्या है, बेसिक आधार क्या है, कहाँ से इनकम आता है। तो हेड ऑफ इनकम को अगर देखिए बेसिक कितने 5 आधार होते हैं दोस्तों। पहला आपका होता है वेतन, जिसको बोलते हैं सैलरी। दूसरा आपका होता है हाउस प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं उसको, संपत्ति कर, जिसको हाउस प्रॉपर्टी जो आपका संपत्ति घर है इसको लिखते हैं हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स। और आपका सैलरी टैक्स। तीसरा इसमें जो आपका टैक्स कहाँ से आता है, बिजनेस प्रोफेशनल, बिजनेस प्रोफेशनल। उसके बाद फोर्थ आपका आता है कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जो आपका पूंजी है, जो लॉन्ग टर्म आप व्यवसाय कर रहे हैं। और जो बचता 5वां आपका आता है अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस, अतिरिक्त आय। ये बेसिक इसके आधार होते हैं। वेतन, अब वेतन चाहे आप प्राइवेट के रूप में काम कर रहे हैं या चाहे सरकारी के रूप में कर रहे हैं। अगर आपका सैलरी 2.5 लाख से ऊपर आपका पर ईयर हो जाता है इनकम, तो आप 10% टैक्स देंगे। अब इसमें जुड़ा होता आप पढ़ेंगे बेसिक चीजें, पेंशन क्या होती है, ग्रेचुटी क्या होती है, TDS क्या होती है, FD क्या होती है, तरह तरह के इसमें कुछ रूल होते हैं। 80G के अधीन कितना, 80G के अधीन कितना टैक्स लगेगा, 88G के अधीन कितना टैक्स लगेगा, है ना, उस TDS कितना कटेगा, हर एक प्रकार का आपका सब कुछ कटने के बाद पहले जोड़ लेंगे कितना आपका इनकम बनता है, टैक्स घटाने के बाद जितना उसमें इंक्लूड होता है सारे रूल घटा देंगे, जो बचेगा अगर आपका इनकम तो आपको 10% इनकम का देना पड़ेगा टैक्स। वेतन मतलब जो आप पैसा नौकरी कर रहे हैं, किसी के घर में कर रहे हैं, किसी के ऑफिस में कर रहे हैं, या अपना कहीं भी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट काम कर रहे हैं या चाहे सरकारी कर रहे हैं। अगर आपकी इनकम साल भर में 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको 10% आय देना। अगर पता चले 2.5 लाख से बजाय आपका 3 लाख इनकम है साल का, तो आपको
20% देना पड़ेगा। ये बेसिक होता है आपका पैसे जो आपको सैलरी आती है। जो दूसरा पढ़ेंगे हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मीन्स होता है आपका हाउस मतलब घर, घर मतलब प्रॉपर्टी संपत्ति। आप देखते होंगे जो शहर होता है नगर पालिका में लोग होते हैं, जिसको बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका, इसमें कुछ बेस बनाया जाता है। एक होता है स्टैंडर्ड रेट, एक होता है एक्चुअल रेट। तो इसके इन दोनों में से जो कम और ज़्यादा होता है, अगर स्टैंडर्ड से कम है तो स्टैंडर्ड को मान लिया जाता है, और स्टैंडर्ड से अगर ज़्यादा है तो एक्चुअल जो होता है वो मान लिया जाता है। बेस रखा जाता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये बेस होता है नगर पालिका का। जो भी आपका पैसा है उसको बेस बनाया जाएगा। इन दोनों में से अगर कोई ज़्यादा होगा एक्चुअल और स्टैंडर्ड से, तो जो कम होगा उसको मान लिया। स्टैंडर्ड से अगर ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इन दोनों में से ज़्यादा और कम को बेस रखा जाता है। इसी अब प्रॉपर्टी में अब इसमें आप जो पढ़ेंगे HRA क्या है, हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। किराया का जो भत्ता है आप होता है आपको गवर्नमेंट, अब जैसे सरकारी आवास में रहते हैं तो आपका नील है, कोई प्राइवेट अगर रहता है तो उसको कितना टैक्स देना। तो हमेशा ध्यान रखना प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को ध्यान में रखते हुए टैक्स लगता है। दिल्ली मुंबई चेन्नई में अगर है तो 50 किलोमीटर की रेंज में है तो 10% उसको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। यहाँ से पैसा वसूला जाता है। फिर अगला आता है बिजनेस प्रोफेशनल। बिजनेस, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस अगर आपका लॉन्ग टर्म है, अगर आपकी इनकम टर्नओवर पता चला साल का 50 लाख करोड़ों में है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक होता है कैपिटल गेन, आपका कोई पूंजी है, आपके पास बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, आपने उसको किराए पर उठा रखे हैं और उससे जो आपका पैसा आ रहा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बचा जो होता है बाकी सोर्स कहाँ से होता है, जैसे कभी आप सट्टा जीत गए, शादी किए, कोई गिफ्ट पा गए, तो ये सारी चीज़ किसमें इंक्लूड हो जाता है आपका अदर सोर्सेज। तो ये होता है आपका हेड ऑफ इनकम। यहाँ से पैसे की क्या होती है, पूर्ति की जाती है, सोर्स की जाती है, स्रोत है, आधार है। ठीक है, जब ये आपका टॉपिक हो जाता है दोस्तों, बाकी आप समझिए पूरा 70% आपने इनकम टैक्स चैप्टर पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हमने पढ़ लिया इनकम टैक्स। इनकम मतलब आय का कहाँ कितना कितना टैक्स लगता है और किस किस पे टैक्स लगेगा, हमने बेसिक चीज सारा पढ़ लिया है। कुछ नहीं, चैप्टर बहुत सिंपल था। अब इसी को लोग बहुत बारीकी चीज को जोड़ के बैठे रहेंगे तो अलग बात है। अब पढ़ते हैं कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के इसको दो भागों में बांटते हैं दोस्तों। एक होता है कॉर्पोरेट एक होता है कॉर्पोरेशन। ठीक है, कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन पहले इसको समझते हैं, तब उसके बाद बताएंगे टैक्स। कॉर्पोरेट जो होता है ये होता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मीन्स घरेलू। जैसे भारत देश के अंदर अगर आपका कोई व्यापार है, आपका अगर भारत देश के अंदर कोई व्यापार है, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक अर्थात कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, जो आप अपने देश के लिए, आप अपने देश में व्यापार कर रहे हैं, जो टैक्स देंगे उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट। दूसरा होता है कॉर्पोरेशन। क्या होता है, जब पता चला आपका व्यापार भारत में है प्लस श्रीलंका में भी है, इस आप पता चला यहाँ पर आपका व्यवसाय है और यहाँ पर भी व्यवसाय है, तो यहाँ पर टैक्स दे रहे हो, यहाँ पर टैक्स, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल टैक्स, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेशन। प्लस इसी को ही बोलते हैं डबल टैक्स एक्ट, क्योंकि आप हिंदुस्तान में भी टैक्स दे रहे हैं, दूसरे देश में व्यापार कर रहे हैं, वहाँ भी टैक्स देते हैं। अब इन्हीं एक्ट को बैलेंस करने के लिए, मैनेज करने के लिए प्लानिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, प्लान बनाया जाता है कि भाई जैसे आप प्लान बनाते होंगे, स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं कि पहले मुझे बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना है, या बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ना है, या बिजनेस मार्केटिंग पढ़ना है,
तो वैसे यहाँ पर होता है, प्लान किया जाता है कौन कितना टैक्स देगा और किस आधार पर टैक्स देगा। इसके लिए एक रूल होते हैं, आप पढ़ेंगे कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट जब आप पढ़े होंगे दोस्तों, कंपनी एक्ट जो है 1956, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब कोई कंपनी बनता है, व्यापार करता है शेयर मार्केट में, इसके रूल होते हैं कितना उसके पास एसेट्स हो, कितनी लायबिलिटी हो, तो अपना एक व्यापार शुरू करता है। इस एक्ट को क्या करता हूँ, फॉलो करता है। दूसरा एक एक्ट लाया गया है 2013 में, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको लाया गया शेयर मार्केट को सुधार करने के लिए और प्लान को कैसे बनाया जाए। क्या होता था 2013 में, अगर आप शेयर मार्केट पढ़े होंगे, जिसमें शेयर क्या है, इक्विटी शेयर क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है। प्रेफरेंस शेयर में कई टाइप्स हैं, जैसे आपको पार्टिसिपेट्स प्रेफरेंस शेयर है, नॉन पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर क्या है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो ये क्या करता है, उसके रूल को फॉलो करता है, क्योंकि लोग क्या करते थे, बेसिक चीज समझने के लिए, एक होता था एट पार होता था, एक होता था आपका डिस्काउंट, और एक आपका होता था प्रीमियम। तो ये बेसिक इसके जो आधार होते थे। एट पार मतलब जैसे 2 रुपये शेयर है, 2 में बेच रहे हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। डिस्काउंट है, मान लीजिए 4 रुपये शेयर था, आपने डिस्काउंट दे दिया 2 रुपया, तो पता चला आपका 2 रुपये में आप इसको बेच रहे हैं। प्रीमियम क्या है, पता चला कोई शेयर 2 रुपये था, आप उसको 5 रुपये में बेच रहे हैं, 3 रुपये एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, इसको बोलते थे प्रीमियम। तो एट पार, डिस्काउंट, प्रीमियम। तो 2013 एक्ट क्या हुआ, कंपनी एक्ट जो लाया गया है, ये देखिए काफ़ी नई लोग पे सुधार किया। क्या करते थे, जो बड़े बड़े कंपनी होती थी, कभी कभार कस्टमर को बेवकूफ़ बनाती थी। बेवकूफ़ कैसे, वो मार्केट में दिखाते थे कि अपना, कि हमारे बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है और हमारे पास एसेट्स जो है काफ़ी बिकती हैं, हमारे पास लायबिलिटी कम है और एसेट्स बहुत ज़्यादा है, मतलब अपने आप को एक बढ़ा चढ़ा के दिखाते थे। तो कस्टमर क्या करता था, इनकी तरफ खिंच आता था, और जब खिंच के मतलब चला आया, पता चला वो शेयर 2 रुपये का नहीं है, तो 2 रुपये का भी शेयर नहीं है रेट में देखा जाए, लेकिन वो अपने आप को प्रीमियम रेट दिखाता था, 2 की चीज़ को 8 रुपये में बेच रहा है। अब इससे क्या होता था, कस्टमर सोचते थे कि यार ये कैसे बात हो गया। अब वो बंदा फंस गया, शेयर खरीद लिया, 8 रुपया पे कर दिया, उसको लालच आ गया, बहुत अच्छा गुडविल है कंपनी का, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, अगर मैं इसका शेयर खरीदूंगा, कल मैं बेचता हूँ, मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन इससे क्या हुआ, कंपनी जो होती थी टैक्स की चोरी करती थी, आम जनता को बेवकूफ़ बनाती थी। तो ये जो एक्ट लाया, इसको सुधार किया गया कि अगर प्रीमियम रेट आपका है तो प्रीमियम पे बेचो, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट पे ही सेलिंग करो, ठीक है, एट पार है तो एट पार पे ही सेलिंग करो, आप बेवकूफ़ ना बनाओ। इसी के आधार से प्लान किया गया। अब प्लान क्या किया गया, आप देखते होंगे हर साल, हर 6 मंथ में गवर्नमेंट क्या करती है, नए नए रूल्स, नए नए चीज़ लाती है, और लाना भी चाहिए। अगर हर एक चीज़ का जांच नहीं किया, चेक नहीं किया जाएगा, तो लोग सिर्फ क्या करेंगे, मार्केट में या देश में इन्फ्लेशन ही बढ़ाएंगे। इन्फ्लेशन कैसे, कि भाई आम जनता का पैसा ठगी करके इकट्ठा कर लेंगे और वस्तु को खरीदेंगे, उसको महंगा में बेचेंगे। तो मार्केट में जब पैसा सर्कुलेट करेगा तो वस्तु कीमत बढ़ेगा, इससे इन्फ्लेशन होगा, आरबीआई उसको मेंटेन नहीं कर पाएगी, इससे महंगाई की स्थिति होगा, और देश में जब महंगाई की स्थिति होगा तो बहुत कुछ हमारे पास क्या हो जाता है, एक करप्शन की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपकी रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। जब रुपए की वैल्यू कम हो जाती है डॉलर की अपेक्षा, तो आपके देश की जीडीपी डाउन हो जाती है। जब देश की जीडीपी डाउन हो जाती है दोस्तों, तो आप देखते होंगे कोई वस्तु आप फॉरेन से खरीदेंगे तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी, आपका एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, आप इम्पोर्ट पर निर्भर हो जाते हैं। इसीलिए एक्ट जो है, ये मत समझिए कि एक ही चीज़ पे, कई कड़ी से जुड़े हुए होते हैं। तो बेसिक आधार यहाँ पर होता है। तो दोस्तों यही था, बाकी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो आज इतना ही था, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।